नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज, और आज हम लोग बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है और आज हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है उसके अनुसार स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। यानी कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी भी सब्सटेंस पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में स्टडी करती है। और जो नाम दिए गए, जो क्लासिफिकेशन की गई स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो 2 तरह से की गई। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज यूज्ड, उसी हिसाब से हम लोगों ने कई टाइप में डिवाइड किया। जैसे कि हम लोग यूवी विजिबल बोलते हैं, यूवी विजिबल कौन सी होगी? जिसमें यूवी और विजिबल लाइट का इस्तेमाल हो रहा होगा। ऐसे ही सेम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर कौन सी? जिसमें इंफ्रारेड लाइट का यूज हो रहा है ना। इसके अलावा हम लोगों ने बात की क्या कहते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो हमारा जैसे एक्सरे है, एक्सरे भी एक तरीके की है ना, तो उसमें हम लोग एक्सरे की बात करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है कि बेसिक प्रिंसिपल उसमें क्या है। जैसे कि हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। आईआर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल बोलते हैं, है ना। ऐसी एक होती है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव, जहां पर हम लोग माइक्रोवेव लाइट यूज करते हैं, है ना। ये वो सेम वही है जो माइक्रोवेव आप घर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर हम लोग रोटेशनल एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करते हैं, रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स का, तो हम लोग उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ लाइट के बेसिस पे नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे ना होकर ये बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे है कि ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे है, उस पर इसका नाम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रखा गया। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियर, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक एंड आर स्टैंड फॉर रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका पूरा नाम, या कुछ लोग इसको पीएमआर भी बोलते हैं, है ना। पी का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन, है ना। पी का मतलब हो गया प्रोटॉन, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे ही चार्ज होता है। तो एनएमआर को हम लोग प्रोटॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर इंट्रोडक्शन को देखें, एज वी नो दैट न्यूक्लियस हैव प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स, which have positive charge, जिनके अंदर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो they also have spinning motion due to which they have their own magnetic property. So the nucleus have magnetic property and it is called magnetic, nuclear magnetic property. Clear? हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्पिन करता है अपने एक्सिस पर, है ना। और क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है, दोनों चीजें करता है ना। तो उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर स्पिनिंग की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ऐसे ही सेम प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन पर भी कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उनके अंदर भी स्पिनिंग नेचर होता है, वो अपने एक्सिस पर घूमते हैं, है ना, और चारों तरफ भी घूमते हैं, है ना। इसको हम लोग एक तरह से बात कर सकते हैं, इसके मोशन को अगर हम लोग एग्जांपल देना चाहें तो उसको नाम तो हम लोग जाइरोस्कोपिक मोशन कहते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझना चाहें तो लट्टू का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लट्टू को अगर आप घुमाएं तो लट्टू क्या करता है? अपने उस पर तो घूमता ही है, साथ में एक
क्या कहते हैं, इस तरह का रोटेशन भी लेता है, इस तरह से घूमता है ना। तो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है प्लस एक चक्कर भी बना रहा है ना। तो इसे कहते हैं जाइरोस्कोपिक मोशन, और जिसकी वजह से इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या समझा, न्यूक्लियस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। अब हम लोग इफ वी अप्लाइड एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें ऑन हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का एग्जांपल ले, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, एक ही प्रोटॉन है ना, देन इट्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, या तो हमारे प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ अलाइन होगी, यानी कि उसी की डायरेक्शन में होगी, या उसे अपोज करेंगे यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है, इस हिसाब से कितनी एनर्जी स्टेट बन जाएंगी, टू एनर्जी स्टेट्स आर पॉसिबल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। हियर ये जो है हमारा प्रोटॉन, या तो अगर हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोड है और उसकी डायरेक्शन ये है, तो या तो ये हो सकता है कि हमारे जो प्रोटॉन है उसके मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन उतनी है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि एनर्जी स्टेट कम हो जाएगी, जिसे हम लोगों ने अल्फा स्टेट मान लिया। और अगर अपोजिट होगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, बीटा स्टेट। और जब हम लोग इन दोनों के बीच में, भाई पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, फिर इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालें तो इनके बीच में क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहां लिखा है न्यूक्लियस कैन शो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन दीज एनर्जी स्टेट्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कौन सी लाइट यूज होती है एनएमआर में, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एनएमआर में कौन सी लाइट यूज हो रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट हो रही है ना। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, यहां से यहां जाना, या तो अल्फा स्टेट से बीटा में जा सकता है, या वापस भी आ सकता है, बीटा से अल्फा में भी आ सकता है ना। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लिपिंग कहेंगे या फिर ट्रांजिशन कहेंगे, है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक ट्रांजिशन। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग इसको एनएमआर भी बोल रहे हैं या फिर पीएमआर भी बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हियर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन these states depends on the external magnetic field, है ना। यहां हम लोग देखते हैं, यहां जो ये एनर्जी स्टेट्स है, ये एनर्जी डिफरेंस है, ये किस पे डिपेंड करेगा, बी नॉट पे डिपेंड। अगर मैं बी नॉट की वैल्यू बढ़ा दूं तो ये और स्टेबल हो जाएगा, ये इसकी एनर्जी और ऊपर चली जाएगी, तो इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस और बढ़ जाएगा। और इसे घटा दूं तो इनका बीच का एनर्जी डिफरेंस घट जाएगा। तो इसका मतलब हम अगर समझें तो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी नॉट, है ना। बी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम लोग इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, E इज इक्वल टू एच गामा बी नॉट अपॉन 2 पाई। तो बी नॉट के हेयर बी नॉट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यहाँ डेल्टा ई लिख लीजिएगा, डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी नॉट। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अब हम दो चीजें कर सकते हैं, हम लोग दोबारा यहीं चलते हैं पहले स्लाइड। दो चीजें कर सकते हैं भाई, हमने एक पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, यानी कि बी नॉट को हम कांस्टेंट कर लें, और हम लोगों ने ई की वैल्यू घटाई बढ़ाई। जब हमारा जो ई जो है, हमारा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट है, जब उसकी एनर्जी इससे मैच कर जाएगी, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस से, तो क्या होगा, फ्लिपिंग होगी, ये वाला स्टेट यहां से यहां चली जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन एनएमआर में हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू तो कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि जो हम लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट डाल रहे हैं वो तो कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन बी की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटाते बढ़ाते रहते हैं। उससे क्या होगा, जब उसकी इसकी वैल्यू से क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो हम जो लाइट डाल रहे हैं, जब वो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर मैच कर जाएगी,
तो क्या होगा, तब ट्रांजिशन दिखाई देगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा ई यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को तो हम लोग या एनर्जी को तो हम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन बीटा बी नॉट यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को घटाते और बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से हम लोग एनएमआर में ट्रांजिशन करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ एक इंस्ट्रूमेंटेशन दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ एक एग्जांपल देकर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये इसके अंदर ये सैंपल ट्यूब है, इसके अंदर हमारा सैंपल रखा जाएगा और सैंपल को क्या करा है, मैग्नेट से, एक्सटर्नल मैग्नेट से बाहर से घेर लिया और मैग्नेट कंट्रोल है, जिससे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट करेंगे। तो यहां से क्या मिलेगी हमें, एक बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ है आरएफ ट्रांजिशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, यानी कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट को इस पर डाल रहा है और ये डिटेक्टर क्या रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है कि कितनी लाइट हमें मिल रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ रिकॉर्डर रिकॉर्ड करेगा, है ना, कि कितनी बी की वैल्यू पर आपको ट्रांजिशन दिखाई दिया, ठीक है। तो ये एक तरह का इसका सैंपल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की लाइट को, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं और किसे बदल रहे हैं, मैग्नेटिक, जो मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको बदल रहे हैं। तो अगर आप लोग ग्राफ भी देखो तो ग्राफ किसके बीच में, इट इज बिटवीन इंटेंसिटी एंड बी नॉट, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी के बीच में है। जबकि आप लोगों ने आईआर और यूवी में देखा होगा तो ग्राफ बनता किस किस के बीच में, इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में, वेवलेंथ के बीच में या फिर वेव नंबर के बीच में, है ना, एनर्जी की टर्म्स में बनता है। तो यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में बन रहा है ना। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन वी विल कम टू द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल हमको ये बताता है भाई कौन कौन से न्यूक्लियस ऐसे हैं जो एनएमआर का सिग्नल देंगे। इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। बेसिकली ऑल न्यूक्लियस कैरी ए चार्ज, और सभी न्यूक्लियस में चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन होता है, बट ओनली दोज न्यूक्लियाई which have spin quantum number I is equal to 0 या 0 से ज्यादा हो, 0 ना हो, 0 से ज्यादा हो, कैन शो एनएमआर स्पेक्ट्रा, और उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, एनएमआर एक्टिव कहेंगे। तो कैसे पता लगेगा 0 से ज्यादा, तो उसके लिए एक टेबल हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हमारा मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, दोनों चीजें इवन हैं यानी कि सम संख्या है, तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 होगा। यानी कि ऐसे जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, एनएमआर इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये इवन है और ये ऑड है तो क्या होगा, इस तरह से इंटीजर होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे क्योंकि 0 से ज्यादा वैल्यू है। अगर मास नंबर ऑड है और एटॉमिक नंबर या तो ऑड है या इवन है, तो 1/2 3/2 5/2 इस तरह से होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, ये वाले दोनों एनएमआर एक्टिव। तो कुछ एग्जांपल चलो मैं ले लेता हूं आपके सामने। जैसे कि मैं ले लेता हूं, सॉरी, मैं एग्जांपल आपको हाइड्रोजन का ही ले लेता हूं। तो 1H2, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, है ना। तो मास नंबर, ये हुआ हमारा मास नंबर और ये हो गया एटॉमिक नंबर, है ना। तो अगर मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या है, ये इवन है, ये ऑड है ना। तो इससे क्या होगा, आपका क्या कहते हैं, आप समझ सकते हो कि इसका जो है हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा ये आईआर एक्टिव होगा। जबकि दूसरा देख लेता हूं, ऑक्सीजन देख लेता हूं। मास नंबर हो गया 16 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसकी स्टडी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके अलावा कार्बन देख लो। तो कार्बन का मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6,
दोनों चीजें इवन है ना, तो इसके लिए भी वैल्यू 0 होगी, कार्बन का भी नहीं कर सकते। तो मैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका सिर्फ हम स्टडी कर सकते हैं, हाइड्रोजन की, है ना। और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसे ही हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट आपको देखे आपसे पूछ सकता है भाई क्या कह सकते हैं, ये एनएमआर एक्टिव होगा या नहीं होगा, आप बता सकते हो। ठीक है जी। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का 35 और 17 दोनों ऑड है, तो ये होगा, एक्टिव होगा। ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है, 14 मास नंबर और एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये इवन भले ही हो लेकिन ये क्या है, ये ऑड है, तो ये भी एक्टिव होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। क्लियर। तो ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट उस पे बात करते हैं, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, है ना। तो बेसिकली अगर कोई एक कंपाउंड है तो उसमें कितने तरह के एनएमआर के सिग्नल हो सकते हैं, है ना। बेसिकली दैट डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, है ना। तो कितने तरह के उसके अंदर प्रोटॉन है, जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं, CH3 CH2 C। तो हमारे पास ये दो तरह के प्रोटॉन है, ये जो दो हाइड्रोजन है इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम होगा, है ना, क्योंकि ये Cl से बराबर दूरी पे और CH3 से भी बराबर दूरी पे। तो ये तो एक तरह के, तो ये हो गए, इन्हें हमने लिख लिया एक। दूसरे हो गए ये तीनों, इन तीनों का एनवायरनमेंट सेम होगा लेकिन इनसे अलग होगा, तो इन्हें हमने लिख लिया बी। तो मेरे कितने तरह के, कितने टाइप्स के प्रोटॉन हो गए, दो टाइप्स के प्रोटॉन हो गए। तो मैं जितने भी टाइप्स के प्रोटॉन होंगे उतने ही मेरे जो है नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे, एनएमआर या पीएमआर सिग्नल। ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ CH2 CH2 Cl Cl, तो ये तो A हो गए। अब ये अगर आप देखो, ये जितनी दूरी इस Cl से है ये वाले भी उतनी दूरी इस Cl से, ऐसी ये भी। तो अगर मैं देखूं दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है, इस इनका भी एनवायरनमेंट सेम है, इनका भी एनवायरनमेंट सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे। तो मेरे को कितने सिग्नल मिलेंगे, 1 सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पर मेरे को कितने सिग्नल मिल रहे थे, 2 सिग्नल मिल रहे थे। समझ में आ रहा है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, CH2 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 CH, ये देखो ये चारों सेम है बिल्कुल, क्योंकि चारों सेम एनवायरनमेंट है ना। तो इनको हम लोग इनका अगर हम लोग वो देखेंगे तो हम लोग को पता लगेगा कि भाई ये एक ही सिग्नल देंगे। ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं, इनमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, यहां पे मैंने Cl लगा दिया। अब क्योंकि Cl की वजह से ये Cl के ज्यादा पास है, तो एक तो ये हो गया, ये और इसकी दूरी इस Cl से सेम है, तो ये दोनों सेम एनवायरनमेंट हो गया, ये भी। और तीसरा कौन सा होगा, ये C। तो अब मेरे को कितने सिग्नल मिलेंगे, 3 तरह के सिग्नल मिलेंगे, A B और C। तो यहाँ पर कितने सिग्नल हो गए, 3 सिग्नल हो गए। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि CH3 CO CH3। तो यहाँ दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है, तो कितने सिग्नल, एक सिग्नल। जबकि CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, अब अलग अलग हो गए, ये A ये B और ये C, तीनों ही अलग हो गए। तो कितने टाइप के सिग्नल, 3 तरह के। तो हम लोग सिग्नल का पता कैसे लगा सकते हैं, एनवायरनमेंट से पता लगा सकते हैं कि उनका अगर एनवायरनमेंट सेम है, मतलब उनके चारों तरफ सेम तरह के ग्रुप है, सेम डिस्टेंस पे, तो हम लोग उन्हें सेम मानेंगे। लेकिन अगर उनके आसपास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं with different distances, then we call them different protons and they will give different signals। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल्स भी निकाल सकते हैं। तो आपके
एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते ही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग क्या कह सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो भी बुक में आप लोग करने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल्स। अगर कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उन एग्जाम्पल को जरूर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसमें 2-3 चीजें मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो सिलेक्शन रूल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।